तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के, जिसमें टॉपिक है आपका प्यूरिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। यानी कि हम किसी सेल्स या सेल्स के सस्पेंशन से डीएनए को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए हमको करना क्या होगा, कुछ एंजाइम्स का इस्तेमाल करना होगा। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है सेल सस्पेंशन है और इसमें हम लोग आवश्यकता अनुसार सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम सेलुलेज डाल देंगे। जैसे सेलुलेज जो कि सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इसको डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आगे आपको फर्दर पैक्टिन को भी डिसॉल्व करना है तो इसके लिए आप इसमें पैक्टिनेज डाल सकते हैं। और अगर फंगस का सेल वॉल है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए आप काइटिनेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। काइटिनेज जो है आप जानते हैं, ये काइटिन डाइजेस्टिंग होता है, राइट। और पैक्टिनेज क्या है, पैक्टिन डाइजेस्टिंग। ऐसे रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा। ठीक है। इसके बाद हमको क्या मिलेगा, सेल सस्पेंशन से एक सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ थिक स्लरी जो कि सेमी सॉलिड मैट्रिक्स है। इसमें फिर हम क्या करेंगे, इसमें आरएनए एज मिला देंगे जो कि आरएनए डाइजेस्टिंग है। साथ में इसमें हम लोग फर्दर प्रोटीएज मिला सकते हैं। और लास्ट में जो हमको अब जो सॉल्यूशन मिलेगा, इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे इन द चिल्ड इथाइल अल्कोहल, चिल्ड इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। उससे क्या होगा कि इसके अंदर जो भी डीएनए होगा वो डीएनए ऐसे थ्रेड के रूप में नीचे सस्पेंड कर जाएगा। दिस इज द थ्रेड ऑफ डीएनए, नीचे की तरह सस्पेंड कर जाए। उसका कारण ये है कि जो चिल्ड इथेनॉल है, इथेनॉल क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और इस वजह से वो क्या करेगा, जो ऑर्गेनिक मास इसके अंदर है उसको डिसॉल्व कर देगा और केवल जो डीएनए है वो इसके नीचे क्या हो जाएगा, एज सच बच जाएगा। इस तरह से हम प्योरीफिकेशन कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो नीचे डीएनए है, सपोज इसके नीचे जो डीएनए के ये आपको थ्रेड दिख रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे एक ऐसे लूप की तरह से स्पून में, जिसमें ऐसे डीएनए के थ्रेड लगे रहेंगे, राइट। इस तरह से निकले रहेंगे। इसको कहते हैं डीएनए टेकन आउट बाय स्पूलिंग। तो इस सॉल्यूशन से चिल्ड इथाइल अल्कोहल में से डीएनए को बाहर निकलना, उस प्रोसेस क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द स्पूलिंग मेथड। बात समझ में आई। तो दिस इज द प्योरिफिकेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, राइट। इसके बाद जो हम लोग को देखना है टॉपिक, वो है पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, राइट। द पीसीआर और द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लाइट बंद कर दीजिए कृपया, लाइट बंद कर दीजिए, ये वाला चलाने के लिए। आइए देखते हैं पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको किसी ज़माने में पीपल चॉइस रिएक्शन भी कहा जाता था। और इसको डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय
कैरी मुलिस, डेवलप्ड बाई कैरी मुलिस, इन्होंने इसको डेवलप किया था। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें मेथड ऑफ जीन अथवा डीएनए एम्प्लीफिकेशन मतलब उसकी संख्या बढ़ाना बाय आर्टिफिशियल मेथड, राइट। तो आर्टिफिशियल मेथड से हम कैसे डीएनए या जीन की संख्या को बढ़ा सकते हैं, इसको बढ़ाने के लिए जो टेक्निक है उसको कहते हैं हम लोग पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको डेवलप किया था कैरी मुलिस ने। आइए देखते हैं कि इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। जो पीसीआर का प्रक्रिया है या प्रोसेस है, ये एक मशीन द्वारा किया जाता है, जिस मशीन को हम लोग कहते हैं पीसीआर मशीन। और इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो स्टेप्स जो होते हैं, स्टेप्स ये है, पहला डीनेचुरेशन, दूसरा जो है वो है एनीलिंग, और तीसरा जो है उसको कहते हैं एक्सटेंशन। तीसरा जो है वो एक्सटेंशन है। हम एक एक करके देखेंगे कि डीनेचुरेशन क्या है, एनीलिंग क्या है और एक्सटेंशन क्या है। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक डायग्राम ध्यान से देखना और समझना पड़ेगा। मैं ये डायग्राम आपको बना के यहाँ दिखाता हूँ। सपोज मान लीजिए कि ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है और ये इधर 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। पहली जो प्रक्रिया है उसको हम लोग कहते हैं डीनेचुरेशन। इसमें क्या करते हैं, लगभग 92 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, जिससे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो जाएंगे। आप जैसा देख पा रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए। दूसरी प्रक्रिया जो है उसको कहते हैं एनीलिंग। एनीलिंग जो होता है वो होता है लगभग 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास के तापमान पर। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर आरएनए प्राइमेज की मदद से आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करवा के उस आरएनए प्राइमर को हम लोग क्या करते हैं कि 3 प्राइम एंड पर जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ेंगे? एट द 3 प्राइम एंड। क्योंकि जो आरएनए है या डीएनए का एक्सटेंशन जो होता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 के तरफ ही होता है, राइट। तो हम इसको कहाँ जोड़ेंगे? एट द 3 प्राइम एंड। इस आरएनए प्राइमर को जोड़ना कहलाता है एनीलिंग का प्रोसेस। दिस इज आरएनए प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए टेम्पलेट, राइट। ऐसे ये भी इधर क्या हो गया, आरएनए प्राइमर। इसको क्या करेंगे, तापमान को कम करके लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर इसे करते हैं। आरएनए प्राइमर जो है वो सिंथेसिस किया जाता है, synthesized using the RNA primase, राइट। समझ में आ रही बात। अब इसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, इसको हम लोग ऐड करेंगे। और इसके लिए आपको एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी जिसको कहते हैं हम लोग टैग पॉलीमरेज, राइट। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंशन। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो पहला प्रोसेस है वो क्या है, डीनेचुरेशन, जिसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया गया बाय हीटिंग। उसके बाद से दूसरा स्टेप वो है एनीलिंग, जिसमें थोड़ा तापमान को कम करके आरएनए प्राइमर्स को 3 प्राइम एंड पे जोड़ा गया। और लास्ट स्टेप जो है वो है एक्सटेंशन, जिसमें हम क्या करेंगे, इस आरएनए प्राइमर के 3' एंड, क्योंकि आप जानते हैं
कि अब यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री 5 to 3 इस तरीके से होगा, राइट। तो इसके 3' एंड जहाँ पर OH है, इस OH के साथ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स एक एक करके यहाँ जुड़ते चले जाएंगे और इसका एक्सटेंशन होता चला जाएगा इस तरीके से। इसके लिए जिस एंजाइम की जरूरत पड़ती है इसको कहते हैं हम लोग टैग पॉलीमरेज। यहाँ पर आप एक ध्यान दीजिएगा कि जो टैग पॉलीमरेज है, इसमें टैग का मतलब जो है, टैग का मतलब है एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस। कौन सा बैक्टीरिया? थर्मस एक्वेटिकस, जो कि एक थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है। ये थर्मोस्टेबल आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। और आप जानते हैं ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम लोग थर्मोफाइल्स भी कहते हैं या थर्मो एसिडोफाइल्स भी कहते हैं। तो चूंकि ये बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं और तब भी उसके अंदर डीएनए का मल्टीप्लिकेशन किया जाता देखा जाता है, इसलिए हम लोग ये जान जाते हैं कि इसके अंदर जो एंजाइम है वो क्या है? थर्मोस्टेबल है, यानी वो ज़्यादा तापमान पर भी काम करेगा। क्योंकि जो सामान्य एंजाइम है सामान्यतः क्या होते हैं कि वो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या हो जाते हैं? डीनेचर। यानी ये जो एंजाइम है टैग पॉलीमरेज, ये ज़्यादा तापमान पर भी काम करता रहेगा। और आप देख रहे हैं कि एक एक करके जैसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ से इस तरफ 5 to 3' और इधर से 5 to 3', एक एक करके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जाएंगे और यहाँ से एक्सटेंड करता जाएगा स्ट्रैंड। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि एक डीएनए से हमको कितने डीएनए मिल गए? 2 डीएनए। यानी कि डीएनए का क्या हो गया? एम्प्लीफिकेशन हो गया या मल्टीप्लिकेशन हो गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो एक बेहतरीन मेथड है जिससे कि हम एक डीएनए से बहुत ही कम समय में 2 डीएनए बनाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे पीसीआर काम करता है, ठीक है। अब हम लोग आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो नेक्स्ट टॉपिक है बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर्स, देखिए बायोरिएक्टर्स क्या है? ये है वेसल्स ऑफ साइज 100 to 1000 लीटर having 100 to 1000 liters having the control for pH, temperature, gases, pressure, reactant and product amount, ठीक है। यानी ऐसे वेसल्स होते बहुत बड़े 100 से 1000 लीटर के, जिसमें हम लोग पीएच, टेम्परेचर, गैसेस, उनका प्रेशर और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये बायोरिएक्टर्स होते हैं। अब ये बायोरिएक्टर्स जो काम हमारे करते हैं वो एक्चुअल में जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किए गए माइक्रोब्स हैं जिनके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, उससे हम प्रोडक्ट इनसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जो बायोरिएक्टर्स की हम बात करते हैं वो 2 तरह के बायोरिएक्टर्स हमारे सिलेबस में हैं। एक जो है उसको कहते हैं हम लोग स्टीयर्ड टैंक और दूसरा है उसको कहते हैं स्पार्ज्ड टैंक। आप लोग एनसीईआरटी में देख सकते हैं स्टीयर टैंक और स्पार्ज टैंक का डायग्राम बना हुआ है। इसमें अंतर क्या है? स्टीयर टैंक में होता क्या है कि जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ
स्टरर यानी मथनी या घुमाने वाली चीज़, उसके मदद से, जबकि स्पार्ज टैंक में क्या होता है कि सोल्यूशन इज मिक्स्ड विथ गैसेस के बुलबुले उसमें छोड़े जाते हैं, उससे सोल्यूशन मिक्स होते हैं। अब ये जो बायोरिएक्टर्स है, इसमें जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं कि समय समय पर निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बायोरिएक्टर्स वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस कल्चर मेथड। यानी कि इसमें करते क्या हैं कि हम लोग प्रेशर वगैरह को क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोल वेसल है जिसमें हम चाहें तो समय के साथ यहाँ से रिएक्टेंट और रॉ मटेरियल डालते जाते हैं, और चाहे तो यहाँ से प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट को समय समय पर बाहर निकालते जाएं। यानी एक तरह से रिएक्टेंट डालिए, कुछ समय के लिए इसमें छोड़िए, रिएक्शन हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके बाद से प्रोडक्ट को समय समय पर निकालते जाइए। ये समय समय पर प्रोडक्ट को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसके एक्यूमुलेशन होने से फीडबैक इनहिबिशन होता है, और फीडबैक इनहिबिशन होने से जो रिएक्शन है वो काफ़ी स्लो होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जब यीस्ट से अल्कोहल बनने की प्रक्रिया होती है, तो जैसे ही अल्कोहल का कंसंट्रेशन 12 से 13% से ज़्यादा होने लगता है, वो एक इनहिबिटरी इफेक्ट डालता है और यीस्ट अल्कोहल को बनाना बंद कर देता है। इसलिए समय समय पर जो प्रोडक्ट है उसको निकालना ज़रूरी है। तो जब कभी भी हम लोग रॉ मटेरियल्स और रिएक्टेंट को डालते जाते हैं और समय समय पर प्रोडक्ट को रिमूव करते जाते हैं, तो इस प्रोसेस कहते हैं कंटिन्यूअस कल्चर मेथड। तो आई होप आपको बात समझ में आ गया होगा कि कैसे बायोरिएक्टर काम करते हैं। उसके अंदर आप प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अंदर थर्मामीटर लगा होता है जिससे आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप चाहे तो टाइम टाइम पर पीएच का इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और फिर इसमें घुमाने के तरीके को आधार मान लिया जाए, तो अगर घुमाने वाली चीज़ें हों, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो स्टीयर टैंक है उसमें ऐसे ब्लेड लगे होते हैं, और ये ब्लेड क्या होते हैं, ऐसे घुमाते रहते हैं, और उस प्रोसेस कहते हैं स्टीयरिंग, तब इसको स्टीयर टैंक कहेंगे। और अगर इसमें गैस के बुलबुलों से सोल्यूशन को घुमाएंगे तो इसको कहते हैं स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है, तो बायोरिएक्टर ये होते हैं जिनसे कि हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाए गए किसी भी माइक्रोब्स या नेचुरल माइक्रोब के द्वारा फार्मास्यूटिकल या इंडस्ट्री के लिए आवश्यक चीज़ों को हम लोग माइक्रोब्स की मदद से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द बायोरिएक्टर। अब हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ इस चैप्टर के आ रहे हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। आइए मैं आपको बताता हूँ कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है। राइट, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने यीस्ट की मदद से अल्कोहल तो बना लिया था, लेकिन जिस वेसल में आपने अल्कोहल को बनाया था उस वेसल के अंदर न सिर्फ अल्कोहल होगा जो कि सिर्फ 12% के आसपास ज़्यादा होगा, बल्कि उसके साथ शुगर सोल्यूशन भी होगा, वाटर भी होगा और यीस्ट भी होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको एक्चुअल में केवल अल्कोहल चाहिए। तो उसमें से प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करके निकाल लेना वास्तव में यही डाउन स्ट्रीम प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट from bioreactors and then their purification, filtration एंड प्रोसेसिंग, जिससे कि हमको प्रोसेसिंग so that
द प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड इन मार्केट, यानी मार्केट में बेचने लायक प्रोडक्ट को क्या किया जाए, बनाया जाए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई फ्रूट जूस को अगर मार्केट में बेचना चाहते हैं तो जनरली जो रॉ फ्रूट जूस है उसमें क्या होता है, उसमें पेक्टिन भी होता है, जिसकी वजह से वो फ्रूट जूस कड़वा लगता है, बिटर लगता है इन टेस्ट में, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस फ्रूट जूस के अंदर जो ताज़ा फ्रूट जूस हम लोग निकालते हैं उसमें अगर पेक्टिनेज मिला दिया जाए तो पेक्टिन डिसॉल्व हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो कड़वापन है फ्रूट जूस का वो निकल जाएगा, तब मार्केट में उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई भी कड़वा फ्रूट जूस नहीं पीना पसंद करता है। बात समझ आई। तो ये भी एक तरह से क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग हम क्या करते हैं कि बायोरिएक्टर से जो भी प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं उसको साफ़ सुथरा करते हैं, यानी उसको पहले फिल्टर करते हैं, उसको विभिन्न प्रकार के एंजाइम से ट्रीट करते हैं ताकि उसको इस रूप में बदल सकें जिससे कि उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ जाए और लोगों को वो प्रोडक्ट साफ़ सुथरा और बिल्कुल ही प्योरीफाइड फॉर्म में मिल सके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। जो चैप्टर 1 है प्रिंसिपल वाला, हमने इसको 6 वीडियोस में तैयार किया है। आप 1 to लेकर 6 पार्ट के सभी वीडियोस को फिर से एक बार देखिए ताकि आपको ये जो चैप्टर 11 है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसिंग वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसके साथ ही साथ आप जब भी कोई टॉपिक का वीडियो देखें तो साथ में एनसीईआरटी रखिए, जिससे कि आपको एनसीईआरटी की लाइंस को भी ठीक से समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।